अग्रवाल, प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की, तो वो कह रही हैं कि जब भी लैंगिक आर्थिक असमानता की बात होती है तो प्रायः केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो आय का अंतर है, आमदनी का फर्क, यानी कितना काम कर रही है वो, काम से ही तो आमदनी होती है, तो बस वही देखा आका जाता है, आकलन होता है। और ये भूल जाते हैं, इसका ध्यान नहीं देते कि संपत्ति का अंतर कितना है। तो महिलाओं के पास संपत्ति का कितना अंश है, परिवार की संपत्ति, और पुरुषों के पास कितना है, ये भी बहुत जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिए 2 रिपोर्ट्स के, अभी आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट WIR, ये आई है जून 26 पे, और एक दूसरी आई है मई में, ये UN की रिपोर्ट है, दोनों ही इनइक्वालिटी के बारे में, और इसमें लैंगिक असमानता भी उन्होंने कवर की है। मैं कह रहे दोनों ने जब लैंगिक असमानता, आर्थिक लैंगिक असमानता की बात करी है तो संपत्ति वाला जो आयाम है तो छोड़ दिया, केवल आय पर फोकस किया है, उसी का विवरण किया है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं उससे फर्क ये पड़ता है कि जो महिलाओं और पुरुषों में आर्थिक असमानता का सही आकलन नहीं हो पाता। ज्यादा बड़ा अंतर आमदनी में जो अंतर है उससे कहीं बड़ा अंतर है संपत्ति के मिल्कियत में, कि कौन मालिक है जमीन का, कौन मालिक है मकान का, कौन मालिक है और सामान का। ठीक, तो पहले तो उदाहरण दिए, तो फिर अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 30 साल में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, 1994 से लेकर 2024, 1994 से लेकर 2024 तक। ठीक, ये कितने 30 साल हुए ना, इस 3 सालों में, 3 दशकों में बहुत सारी स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि जिन घरों में महिलाओं के पास संपत्ति है वहां पर कई बड़े अंतर देखने को मिले। पहली बात, बच्चों का सर्वाइवल रेट, यानी बच्चों का मौत से बचकर जिंदा रहना, सर्वाइवल हाई ज्यादा है, यानी बच्चे जो हैं कम आयु में बच्चों का की मौत की दर कम हो जा रही है। सर्वाइवल माने बच निकलना, सर्वाइवल रेट हाई है। ठीक, यही नहीं, बच्चों की हेल्थ भी बेहतर पाई गई, जहां बच्चों की माँ जो है वो संपत्ति की मालकिन, जरूरी कि पूरी संपत्ति के मालकिन हो, जहां कुछ संपत्ति माँ के पास भी है, कुछ या पूरी, जो भी ज्यादातर तो कुछ ही होगा। क्या चीज हुई? सर्वाइवल रेट इनटू सर्वाइवल रेट का मतलब होता है कि मौत से बच जाना। दूसरा हेल्थ, तीसरा बच्चों की, सब बच्चों की बात हो रही, एजुकेशन, ये किसके बारे में बात हो रही? चिल्ड्रेन। ठीक, अब बात करते हैं विमेन के ऊपर क्या असर पड़ता है। पहला असर ये पड़ता है कि जिन घरों में महिलाओं के पास संपत्ति की भागीदारी है वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस कम है। क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को? घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस कम है। डोमेस्टिक
जहाँ डिवोर्स भी हो रहा है और महिला के पास कोई संपत्ति है, पहली बात तो डिवोर्स ऐसे में कम होता है जब महिला के पास संपत्ति होती है, और अगर हो भी गया तो उसकी आर्थिक स्थिति डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद बेहतर होती है। भले इसके भी तलाक में खड़ा कर दिया, तलाक दे के आप आ जाओ जहाँ जाना, तो क्या कहेंगे? इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर डिवोर्स, तलाक के बाद महिला की आर्थिक स्थिति कितना नोट कर लिया आपने? तो पहले मैंने कहा कि जिन घरों में महिलाओं की भागीदारी है संपत्ति में, घरेलू संपत्ति में, वहां पर बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? 3, और महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? 2। और खास तौर से अब ये लिख लिया आपने इतना, तो कहा गया कि एग्रीकल्चर में, खेती में, फार्मिंग या एग्रीकल्चर, देखा गया कि जहां महिलाओं की ओनरशिप ज़्यादा है, खेत की, खलिहान की, जो भी है, बैल है तो बैल, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, सामान है, कल पुर्जे, उन सब की कुल मिलाकर के अगर भागीदारी अच्छी है तो वहां पाया गया कि खेती की उत्पादकता ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कहा गया कि पूरे देश के अंदर या प्रदेश में या जहां भी ऐसा है पाया गया है तो वहां के पर एग्रीकल्चर ग्रोथ ज्यादा है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। तो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, बाकी तो सब बातें किसी हद तक मेरी समझ में आई तो बताई गई थी। भाई अगर माँ के पास संपत्ति है तो माँ से ज़्यादा कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, तो बच्चों का सर्वाइवल रेट बेहतर हो सकता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, उनकी शिक्षा बेहतर हो सकती है। अगर महिलाओं के पास संपत्ति है तो वहाँ पर वायलेंस भी कम होगा, क्योंकि भाई थोड़ा हस्बैंड भी डरेगा कि कल को अपना हिस्सा लेकर अलग हो गई तो हम तो और गरीब हो जाएंगे। मगर उनकी मिल्कियत की वजह से, खेती में उनकी भागीदारी होने से खेती की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ गई? ज़्यादा उतनी 1 एकड़ में अगर इतना अनाज पैदा होता तो महिला का मालिक है तो ज़्यादा होगा। मेरी समझ में नहीं आया, मगर वो बता रहे हैं तो स्टडी को मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप एक इसमें से किसी की समझ में आती है बात? हाँ बताइए। नहीं वो तो कम है ही है, अभी बताएंगे कितनी है। तो आपने तो वही बात हमने भाषा में कही, मगर प्रश्न ये उठता है क्यों महिलाओं की ओनरशिप होने से अगर खेत महिलाओं के नाम है तो खेत की पैदावार क्यों ज़्यादा हो? एक कारण में समझ में आया अभी। देखो अगर मालिक है वो, वैसे तो सर होता है कि जो पुरुष होते हैं वो चले जाते हैं बाहर काम करने। हाँ, और महिलाएं अधिकतर खेत में देखता तो भाई तो मिलके से क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई अगर मान लिया पुरुष मालिक है और वो चला गया शहर में काम करने के लिए, तो महिला को तो वैसे काम करना, चाहे मालिक हो ना हो। मेरे समझ में एक बार कारण आ सकता है, आपको बताइए हैं? मुझे एक बात समझ आती है कि देखिए
जरूरत पड़ने पर महिलाएं भी खेत में काम करती हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर वो उसकी मालिक भी हैं साथ में, तो शायद उनका योगदान बढ़ जाता है। पुरुष तो काम करते ही करते हैं, ये मान के चलिए कि पुरुषों का योगदान उतना ही रहेगा, लेकिन अगर वो मालिक हो जाए तो उनका योगदान शायद बढ़ जाता, शायद, मुझे नहीं मालूम, ये केवल मेरा अंदाजा है, गलत नहीं हो सकता। उस स्टडी में कारण पता किए गए, नहीं पता किए गए, मुझे नहीं पता। तो जो स्टडी से पता, वो कह रही हैं बीना अग्रवाल, प्रोफेसर बीना अग्रवाल, कि आप देखिए महिलाओं की जो संपत्ति की जो मिल्कियत है, वेल्थ की ओनरशिप है, घरेलू जो संपत्ति है उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी जो है वो कितना असर डालती है, कितनी चीजों पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों की शिक्षा के ऊपर, उनके सर्वाइवल पर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, गरीबी के ऊपर, और खेती की उत्पादकता के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि इन सब कारणों से ये स्पष्ट है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता, आर्थिक, उसका जब आकलन करें तो वेल्थ को, संपत्ति को मत छोड़े। ठीक, अभी आपने से किसी ने पूछा कि महिलाओं का खुद तो ओनरशिप है, तो बताया कि भारत में 12 से 16% है। ये NFHS, however, as diverse data sources, NFHS कई एक सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि इंडियन वुमेन लैंड इज ओनली 12 to 16% ऑफ द रूरल लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका टोटल का 12 से 16% जो है वो महिलाओं की भागीदारी है खेती की जमीन, कृषि खेती की जमीन, खेती की जमीन का मतलब कृषि के भूमि। ठीक, फिर ये कह रही हैं कि कई एक्सपर्ट, कई राइटर्स, कई रिसर्च करने वाले महिलाओं, जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि महिलाओं की जो वेल्थ से इनइक्वालिटी है उसको शामिल नहीं करते, फिर बात नहीं करते, और उसका कारण ये अक्सर बताते हैं कि उसके आंकड़े नहीं है। ये कह रही हैं प्रोफेसर बीना अग्रवाल कि ये सही है कि बहुत अच्छे आंकड़े या बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं, सीमित मात्रा में आंकड़े अवेलेबल हैं, लेकिन जितने अवेलेबल है उनका तो इस्तेमाल करिए। क्योंकि यही आंकड़ा उन्होंने दिया, ये NFHS से भी आता है, क्रिसेट से भी आता है, क्या सोर्स दिए, कोई और सोर्स है IHDS, तो ये 2-3 सोर्सेज से आंकड़े हैं। तो जो आंकड़े हैं उनका तो इस्तेमाल करिए, और जब आप शुरुआत कर देंगे तो लोगों को उत्सुकता बढ़ेगी, अरे ये तो बड़े काम के आंकड़े हैं। अब असली असमानता मालूम पड़ी जब हमने महिलाओं और पुरुषों दोनों की आय को कभी तुलना करी और उनकी मिल्कियत, ओनरशिप, भागीदारी संपत्ति में कितनी है इसकी भी तुलना करी, तब सही असमानता मालूम पड़ेगी आपको। ठीक, करेंगे आपका कम डेटा से भी काम करिए, अंत में भी वही बात दोहरा रही है वो कि भाई अगर आप संपत्ति के पहलू को एकदम छोड़ देंगे, जब हम लैंगिक असमानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों के बीच में आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, तो फिर दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि जैसे कि महिलाओं का संपत्ति से कोई लेन देना नहीं, वो तो केवल पुरुषों के लिए। क्या ऐसा है? ये सही है कि असमानता वहाँ बहुत ज़्यादा है संपत्ति के मामले में, तो सही आर्थिक असमानता महिलाओं और पुरुषों के बीच की अगर उसका सही आकलन करना है, असेसमेंट करना है, तो दोनों पहलू लेना चाहिए। आमदनी यानी जो FBR से आती है और संपत्ति। ठीक, उन्होंने क्या इसके कहा, 2 रिपोर्ट निगलेक्ट करते हैं, इसका सबूत में 2 रिपोर्ट बताए अभी आई है, एक मई में, एक जून में। वर्ल्ड
इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है जून में और यूएन वाली रिपोर्ट आई है मई में। अब उन्होंने रिलेट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि क्यों आप ये असमानता को आप शामिल करिए और इसके संपत्ति की असमानता इसलिए शामिल करिए कि जहां ये 30 साल से बहुत सारी स्टडीज ने ये शो किया है कि जहां महिलाओं के पास संपत्ति की भागीदारी है वहां पर चाइल्ड सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर है, बच्चों की शिक्षा बेहतर है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा कम है, और जहां तलाक हो गई तलाक के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर है, कुल मिला के गरीबी पर भी उसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेती में जमीन और से जुड़े हुए खेती के जो सामान है उसकी अगर हिस्सेदारी है महिलाओं की तो कह रहे हैं उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। शायद इसलिए बढ़ जाती होगी कि औरत तो मजबूरी में काम करती है तो औरत के पास घर की भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं वो हाँ काम करने जो श्रम फसलें करती है वो 70 से 80% तो काम करती है महिलाएं कृषि क्षेत्र में। ये समानता है कि हम लोग को संपत्ति में कुछ नहीं देंगे, थोड़ा कमा के लाओ। अच्छा हाँ, एक इससे मुझे एक चीज और याद आ गई, वो रह गई इस आर्टिकल में है। उन्होंने कहा कि जब हम उनकी आय की असमानता को देखते हैं तो उसमें हमको एक बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके होंगे पहले कि महिलाओं एक तो महिलाओं का LFPR कम है, यानी महिलाओं का अनुपात जो कि काम में लगा है या काम ढूंढ रहा है वो पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन जो काम कर भी रही हैं वो आमतौर से काम कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या होता है? संगठित क्षेत्र जैसे सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, जैसे 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 किसी कंपनी की नौकरी। संगठित नौकरियां, संगठित क्षेत्र की नौकरियां असंगठित क्षेत्र की नौकरियों से बेहतर होती हैं। क्यों? कारण बताइए, आप बताइए। आप बताइए। क्योंकि सर वहाँ पर लाइफ सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि केयर कटता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक, और आप बताइए इसके अलावा क्या चीज़ नियमित सैलरी। ठीक, आप बताइए। ठीक है, हिंसा होती है ना सर, उस जगह कम होती है। मुझे मालूम नहीं मगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप बताइए। देखो बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया है। वो कुछ शुरू से ही फर्क होता है। देखो संगठित क्षेत्र में नौकरी मिलते ही आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें जॉब क्या है वो डिफाइन किया गया है। वहाँ नहीं तो कहीं और डिफाइन किया गया होगा। तो आपकी जॉब क्या है, और आमतौर से आपको जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो उस बड़ी संस्था में सारे नियम कानून होते हैं। छुट्टी आपको कितनी मिलेगी, कब कब मिलेगी, कौन कौन से हॉलीडे होंगे, कितनी छुट्टी आप बीमारी से ले सकते हैं, कितना आप एनुअल लीव आपकी होगी, कैजुअल लीव होगी। आपके सारे अधिकार और कर्तव्य कहीं ना कहीं परिभाषित होंगे, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा मान लीजिए कि आपने एक छोटी सी दुकान, परचून की दुकान पे एक मालिक बैठता था, वो थोड़ा बुढ़ा हो गया तो उसने एक लड़का रख लिया। लड़का है जब तक खुश है तब तक वो काम कर रहा है, जिस दिन नहीं खुश हुआ तो कहा भाग। ये है नौकरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना, अपॉइंटमेंट है ना, उसके कोई अधिकार है ना, उसकी कोई आवाज़ है। छुट्टी जब दी जब दहाई नहीं दी। घरों पे जो औरतें काम करती हैं या पुरुष काम करते हैं किचन में झाड़ू पोछा का, उनके कोई अधिकार नहीं होते। छुट्टी कुछ लोग देते, कुछ लोग नहीं देते। बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़े बहुत उनके अधिकार हैं, मगर छोटी जगहों पर मैं अपने घर भी, पुराना घर जहाँ बचपन वाला घर, वहाँ जाया करता था, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनके बारे में पता करता तो अजीब स्थिति मिलती थी। जब वर्दी आई दे दिया, बहुत मामूली सा तनख्वाह,
हमारे यहाँ जो काम करने वाली महिला है उसको बाकायदा मकान में ही एक अच्छा साफ सुथरा कमरा दिया है। उसके लिए पिछले साल कूलर मिला है, उसको पसंद नहीं आई अलग बात है, तो फैन से करते रहता है। तो अपना अटैच बाथरूम है, 16,000 रुपये तनख्वाह देते हैं और साल में एक बार 1 महीने की छुट्टी देते हैं पेड तनख्वाह के साथ। और उसके अलावा भी कभी कभी वो कहती है जब हम लोग छुट्टी जाना छुट्टी ले जाते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कंपनी ऐसी नौकरी है, हमने भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया कोई, मगर जितना ध्यान रख सकते हैं हम रखते हैं, मगर आमतौर पर लोग नहीं रखते। तो ये फर्क होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र की नौकरी में। ठीक तो ये कह रही हैं बीना अग्रवाल कि महिलाओं की एक तो नौकरियां ही कम पुरुषों के मुकाबले में, और जो नौकरियां कर भी रही हैं उसके अंदर ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र की हैं, जहाँ पर अधिकार बहुत कम है उनके लिखित अधिकार। और जो असंगठित क्षेत्र में भी खासतौर से खेती पर जो आधारित हैं उसमें बहुत सारी रूरल एरिया में जो संगठित क्षेत्र है मोस्टली वहाँ वीमेन जो है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब वही पिताजी की दुकान पे बैठी हुई हैं या पिताजी के या पति के खेत में काम कर रही है बिना किसी रिम्यूनरेशन के, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी वेजेस के। तो कहते ऐसी स्थिति में यहाँ से भी उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि जब उनको कुछ मिल नहीं रहा, वो काम कर रही हैं, तो कम से कम इस बात का तो औचित्य बढ़ जाता है कि संपत्ति में उनकी कुछ हिस्सेदारी कर, जो बिना कुछ लिए हुए घर का काम भी कर रही है, बच्चा भी पाल रही है, किचन भी संभाल रही है, सफाई सुथराई भी कर रही है, कपड़े भी धो रही है, बूढ़े माता पिता, अक्सर लड़के के माता पिता, उनका भी ध्यान रख रही है और खेत में भी काम कर रही है। फिर तो संपत्ति में उसका शेयर बनना चाहिए। ये एक आर्गुमेंट दिया था, मैं भूल गया। ठीक, आगे चले, कोई सवाल हो तो पूछिए। क्लियर? 2-3 सेंटेंस में बोलना हो तो मैं तो समरी ये होगी कि लैंगिक आर्थिक असमानता आमतौर से केवल आय के आंकड़ों पर आधारित होती है, जो कि गलत है। जो पिछली कई स्टडीज हुई हैं उसके अंदर देखा गया, ऐसा ही किया गया। अभी इस साल की जो 2 स्टडीज है बड़ी, उसमें ऐसे ही किया गया है। मगर पिछले 30 साल से जो रिसर्च की गई है उस रिसर्च ने ये बताया है कि जहाँ जहाँ जिन घरों में महिलाओं की भागीदारी है संपत्ति में, वहाँ पर वो बच्चों के लिए बेहतर, वो महिलाओं के लिए बेहतर, और वो खेती में तो खेती की उपज के लिए भी बेहतर है। तो ये बहाना ठीक नहीं है कि आंकड़े नहीं, आंकड़े थोड़े हैं, जितने हैं उनसे ही शुरुआत करिए, तो फिर और आंकड़े पैदा होंगे। जब लोग देखेंगे तो आंकड़े बड़े काम के हैं, क्योंकि जब तक आप आय की असमानता और संपत्ति की असमानता दोनों पहलू के आंकड़े इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक जो लैंगिक असमानता है, आर्थिक लैंगिक असमानता जो है वो उसकी हमको इनकम्प्लीट पिक्चर मिलेगी, अधूरा चित्र मिलेगा, अधूरी तस्वीर मिलेगी। ठीक, इतना याद रखेंगे। मैं बार बार इसीलिए दोहराता हूँ कि भाई कुछ याद रह जाए, आंकड़े भूल भी जाएं मगर उसका सारांश तो याद रहना चाहिए आपको। आइए अगला टॉपिक ले लो। जी 2 घंटे का है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए, दूसरा टॉपिक क्या है? इंडियाज पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। देखिए, भारत की जनगणना आबादी को लेकर प्रोजेक्शन के माने भविष्यवाणी, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आती रहती हैं जो कि हम समय समय पर आप लोगों से शेयर भी करते रहते हैं। तो इन्होंने जो लिखा है कि जो भविष्यवाणियाँ अभी हुई हैं पिछले कुछ सालों में कि भारत का भविष्य में आबादी कितनी होगी, आज लगभग 140 करोड़ से ऊपर मानी जाती है। 144 145 होगी, मगर 140 ही मान लीजिए।
140 करोड़ की आबादी आज मान लीजिए। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि इसका जवाब मैं कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी पूछ रहा हूँ, केवल हाथ उठाइएगा, बोलिएगा नहीं। आज भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। तो आज से 74 साल के बाद 2100 में जब ये शताब्दी अंत पे होगी, इस शताब्दी का अंत होगा, उस समय भारत की आबादी कितनी होगी? हाथ उठाइए, बोलिए नहीं, हाथ उठाइए। डबल। और 1.9 अरब हैं? घट जाएगी, क्या? घट जाएगी 1.9 अरब, लगभग 100 करोड़। 100 करोड़। अभी 140 है तो 100 करोड़ होगी। और कोई? लगभग आधी हो जाएगी। लगभग 80 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ के आसपास। ठीक, सबके उत्तर सही है सिवाय पहले उत्तर के। मगर आप बिल्कुल शर्मिंदा मत हो, आप दुखी मत हो। इस देश के, मेरा ये ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप चेक करके बताइएगा मुझे कभी, मेरा मानना है इस देश के पढ़े लिखे लोगों में 90% से अधिक लोग यही मानते हैं कि आबादी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। और जो आप लोगों ने अलग अलग आंकड़े दिए, किसी ने कहा 100 करोड़ हो जाएगी 2100 तक, किसी ने कहा 80, किसी ने कहा 70, आधी। ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग जो भविष्यवाणियाँ, जो प्रोजेक्शंस आए हैं, प्रोजेक्शन माने भविष्यवाणी आगे के बारे में जो आंकड़े आए हैं वो अलग अलग आए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े आए हैं। एक संस्था ने कुछ कहा, दूसरी ने कुछ कहा, 5 साल पहले कुछ कहा, 2 साल पहले कुछ कहा, आज कुछ और कह रहे हैं। और पक्का रखिए यकीन इस बात का, चले तो सारे अपने सफर कुछ और कहेंगे, मगर फिर भी उसे कुछ बातें निश्चित हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। आइए, तो मगर इनका ध्यान है केंद्रित केवल एक चीज का, जो आर्टिकल ये मैडम है सोनाली देसाई, पिछले वाली थी मीना अग्रवाल, वो प्रोफेसर थी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, और ये हैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। मैरीलैंड कहाँ है? अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो इनका नाम है सोनाली देसाई, सोनाली देसाई। देसाई का मतलब कहाँ की हुई? गुजराती हुई, गुजराती हुई। और ये देसाई का सरनेम गुजरातियों में मुसलमानों का भी होता है, एक थे जियाउद्दीन देसाई और मुरादी देसाई। चलिए, तो इन्होंने केवल एक समस्या, जैसे कि इन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा मान रहे हैं कि देश की आबादी अब घटने वाली है और घटने से बड़ा संकट आने वाला है। तो ये उस संकट पर ही केंद्रित है ये इनका लेख, आर्टिकल। आइए, ये क्या कह रही है, इनकी बात सुनी जाए। फिर उसके बाद जो ये बात कह रही है उसका आकलन हम लोग करेंगे, जो हमको नॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि भाई 20वीं शताब्दी, लगभग 100 साल पहले, एक माल्थस नाम का, देखो जो आबादी की जो साइंस है, विज्ञान, वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। जैसे ज्योग्राफी वैसे डेमोग्राफी, ठीक। तो एक बड़े डेमोग्राफर हुए माल्थस। तो ये हुए 20वीं सदी के शुरू में, और इन्होंने जब भविष्यवाणी करना शुरू करी तो उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, का कोई अंत नहीं है, और दुनिया का विनाश हो जाएगा उसका, क्योंकि खेती की उपज उतनी ही लगभग रहेगी, संसाधन लगभग उतने ही रहेंगे। तो जब खाने वाले ज़्यादा और अनाज उतना ही और बाकी संसाधन उतने ही, पानी और खाना और तमाम चीज़ें, तो अंत में तो
बर्बादी होनी है। उन्होंने कहा तो दुनिया तो गई, बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, सब खत्म हो जाए। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उसके लिए रोकथाम करिए। सभी देशों से कहा कि आप लोग रोकथाम करिए। यहाँ तक कहा कि मर्द औरत एक दूसरे से दूर रहा है। बहुत सारी लड़कियों को कहा कि आप शादी मत करिए, शादी करिए तो बच्चे होंगे, और मर्दों से दूर रहिए, सेलिब्रेट बन जाइए। ऐसी तरह की बातें करेंगे, उसको याद दिला रही है, क्योंकि वो सारे उनकी बातें गलत साबित हुई। हुआ क्या, टेक्नोलॉजी में आबादी बढ़ी, अभी भी बढ़ रही है दुनिया की। हालांकि दुनिया और देश दोनों की आबादी के बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। बात कई बार बताइए, अब पिछले साल के मुकाबले में इस साल आबादी ज़्यादा है, और इस साल के मुकाबले में अगले साल आबादी ज़्यादा हो गई। अभी कई दशकों तक आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है वो रफ्तार धीमी पड़ रही है। जैसे एक मैराथन करने वाला आदमी जो 10 किलोमीटर मैराथन करता है, वो जब दौड़ना शुरू किया होता है तो शुरू के 1-2 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक रफ्तार बढ़ रही थी, फिर रुक गई रफ्तार उतनी, और फिर धीरे धीरे अभी भी चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तो उसके चलने की, आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1 मिनट में अगर पहले 100 मीटर चल रहा था तो अब शायद वो 80 मीटर चल रहा है, 70 मीटर चल रहा है। ये वही आबादी का मामला है। आबादी अभी भी हमारे देश की और दुनिया की बढ़ रही है, लेकिन आबादी के बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। उसका एक मोटा सूचक है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ कि फला देश की मुझे मालूम नहीं, कोई देश का नाम ले लीजिए, इमेजिनरी, उसका नाम है XYZ लैंड, XYZ लैंड की TFR जो है वो 2 है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि उस देश के अंदर औसतन महिलाएं अपने जीवन काल में 1 महिला 2 बच्चे पैदा करें, औसतन, ऑन एन एवरेज। ठीक, तो ये होगा TFR। ये TFR हमारे देश का आज़ादी के समय था 6, और आज है 2 से कम, 1.9। पिछले 5 साल से 1.9 पर रुका हुआ है। ठीक, तो TFR से हम नापते हैं, तो अभी दुनिया में ये हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि अब जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो आबादी घटने के हैं, और उसको लेकर के बहुत से लोग चिंतित हैं। ऐसा ये मैडम सोनाली देसाई कह रही, मैडम देसाई कह रही, मैं नहीं कह रहा, जो कुछ ये कह रही वो बता रहा हूँ। और कह रही इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रही, चिंता ना करें। वो ये कह रही हैं कि ये कह रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी जो प्रोजेक्शन दिए हैं, अभी UN के प्रोजेक्शन भी भारत के बारे में बदलते रहते हैं। पहले कहा था कि कुछ साल पहले कि भारत की आबादी 2100 में हो जाएगी 100 करोड़ के करीब। अब कह रहे हैं कि ये हो जाएगी आज से 30-40 साल के बाद 170 करोड़, और फिर घटते घटते 2100 तक 140 करोड़ में हो जाएगी। तैयार है, ये तो है UN का अभी का प्रोजेक्शन जो बता रहे हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्शन है। लैंडसेट ने कहा था 72 करोड़ 2100। लैंडसेट एक बहुत बड़ी हेल्थ, 1948 तक 300, 2048 तक 300 बताया था। जी बिल्कुल ठीक। तो देखो अभी तक जो भी प्रोजेक्शंस आए हैं उनमें कुछ चीज़ें सामान्य कॉमन है, जैसे सब बता रहे हैं कि अभी आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, और ये मगर फिर भी आबादी बढ़ रही है। ये अगले 20-30 साल तक बढ़ती रहेगी, एक शीर्ष बिंदु तक पहुंच जाएगी, पीक तक पहुंच जाएगी। वो पीक कितना होगा नहीं मालूम,
कोई कहता है 160 करोड़ होगा, कोई कहता है 170 करोड़ होगा, कोई कहता है 145 करोड़ होगा, अलग अलग आंकड़े हैं। वो शीर्ष कब आएगा इस पर भी अनिश्चितता है। कोई कहता है 2045 में आ जाएगा, कोई कहता है 2060 में आएगा, 2065 में आएगा। और ये सभी कह मान रहे हैं कि अभी आबादी बढ़ेगी, फिर बढ़ना रुक जाएगा, रुक गई, फ्लैट हो गया, फिर घटना शुरू हो जाएगी। और वो घटते घटते 2100 में कितनी होगी इसके लिए भी अलग अलग आंकड़े हैं। मगर ये चीज़ कॉमन है कि ये बढ़ रही है, उसका बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। आबादी बढ़ते बढ़ते उसका बढ़ना 0 हो जाएगा, कई साल तक आबादी नहीं रहेगी, फिर घटना शुरू हो जाएगी। और अधिकतर जो प्रोजेक्शन है वो ये मान रहे हैं कि आज से आबादी कम होगी 2100 में। यूएन ने कहा वो नहीं रहेगी। यूएन एक संस्था है और भी संस्थाएं हैं। ठीक लैंसेट ने कहा था, हमें याद है आज से 2-3 साल पहले 72 करोड़ हो जाएगी आबादी 2100 में। भारत की आबादी 2100 में 72 करोड़ 72 करोड़ हो जाएगी, ऐसा कहा लैंसेट ने। और उनका लैंसेट में भी आपने अपने बदल दिए हो, मुझे नहीं मालूम। आइए तो ये क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि ये ज़्यादातर कह रही है, आपने ये कह रहे हैं कि आबादी जो है वो कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। मगर कहीं ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो आबादी TFR के घटने का जो अनुमान था, अब तक ये माना जाता था कि TFR जो घटता है बढ़ता है उसका मुख्य आधार फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है TFR के घटने बढ़ने का। पहले हमारे देश के अंदर आज़ादी के समय TFR था 6, अब है 2 से कम 1.9। तो इस घटने का प्रमुख कारण क्या है? विकास। आप कहिए विकास। विकास में भी प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और लाइवलीहुड, आमदनी, ये तीनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ आज़ादी के बाद से पिछले 50-60 साल के अंदर। तो उसके बाद से जब से इम्प्रूवमेंट हुआ तो आबादी TFR घटना शुरू हो गया। ठीक, तो ये तक आंकड़े मैंने कभी किसी क्लास में बताए थे। इस क्लास में लोग आप में कितने लोग के नहीं याद होंगे कि ये देखा गया कि जो महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित हैं उतना ही उनका TFR कम है। जो 12 साल से अधिक शिक्षा जिन्होंने पाई है उनका TFR सबसे कम, और जो 10 तक पढ़ी है उनका उससे कम, जो 8 तक उनका TFR उससे ज़्यादा उनका हो गया। 10 तक पढ़ी का उनसे ज़्यादा, और जो 8 तक पढ़ी उनसे ज़्यादा, 5 तक पढ़ी उनसे ज़्यादा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ी सबसे ज़्यादा। मगर ये कह रहे हैं कि कहीं से आंकड़े आए हैं कि पिछले 2015-16 से 19-21 यानी लगभग 5 साल, 2015-16 से 2019-21 के आंकड़े हैं कि ऐसा भी पाया क्या कहीं पर। अब ये कहाँ का एक डिटेल दे रही है कि 12 साल से अधिक जो शिक्षित महिलाएं थीं उनका TFR घटा, मगर जो 12 से कम शिक्षित थी उनका उससे भी ज़्यादा घटा, उल्टा हो रहा। तो एक उदाहरण तुमने लिया, कहाँ का है नहीं मालूम, केवल 5 साल का उदाहरण है। उसके बेसिस पर कह रहे हैं कि अब आप बर्तन मान के चलिए कि अब TFR घटता ही चला जाएगा। चलो इसके बारे में बात करेंगे। ये कह रही कि एक उदाहरण के पास है कि 5 साल में अब TFR का घटना शिक्षा पर आधारित नहीं लग रहा। जो अधिक शिक्षित महिलाएं हैं उनका TFR घटने की दर, यानी उनके अंदर बच्चे पैदा होने की रफ्तार है वो कम हो रही है, मगर जो उनसे कम शिक्षित हैं उनकी और तेज़ी से कम हो रही है। ये तो कहीं मामला फर्क हो गया है। तो अब आप मतलब पुराना भय निकाल दीजिए कि TFR बहुत कम हो जाएगा, और चलिए वो शिक्षा तो बढ़ ही रही है। तो शिक्षा के बढ़ने के साथ जो डर बना हुआ था कि TFR बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आबादी बहुत कम हो जाएगी, तो वो डर निकाल दीजिए, ऐसा कह रही है। ये कह रही है, अभी हम इसका आकलन करेंगे। ये कह रहे हैं कि आबादी में जो लोग बूढ़े लोग
साल से ऊपर मान लीजिए सीनियर सिटीजन, उनका जो है अनुपात अगले 30 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये उनका 2021 से 2051 के बीच में अभी उनका अनुपात है 11। अभी मान के चलिए कि अभी 60 साल से ऊपर आयु के लोगों का अनुपात अभी है 11%। तो ये बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 28% 2051 तक। तो ये तो बड़ी खतरे की बात लग रही है। क्यों? जो सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा काम नहीं करते, बीमार भी ज़्यादा पड़ते बुढ़ापे के कारण। तो जब जो लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, नॉन वर्किंग, जो वर्किंग पॉपुलेशन, अगर कुल आबादी में जो काम करने वालों का अनुपात जब तक ज़्यादा है तब तक तो ठीक, और जब तक काम करने वाले कम और बैठे बैठे खाने वाले यानी बच्चे और बूढ़े ज़्यादा, तो वो गड़बड़ है। तो कभी कभी देखिए 28 बढ़ जा रहा है, उसके मतलब लोग डर रहे हैं इसको लेकर के कि 51 तक तो मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। मेरी उम्र के बहुत लोग 51 में होंगे कि नहीं पता नहीं, अगर आप तो होंगे तो आप लोग ज़्यादा डरे अगर ये बात सही है। तो मेरी गाड़ी ऐसा डरने की जरूरत नहीं। ये कह रही कि डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बच्चों का अनुपात तो कम हो रहा है, बताया ना कि अब आबादी के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, यानी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। लास्ट ईयर जितने बच्चे पैदा हुए थे उससे इस साल कम हुए हैं, अगले साल जितने बच्चे इस साल पैदा हुए उससे कम पैदा होंगे। जब बच्चों की पैदा होने की रफ्तार कम हो रही है तो बच्चों का अनुपात भी कम हो रहा है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में जो लोग बैठे बैठे खाते हैं, अगर उनमें अगर बूढ़ों का अनुपात बढ़ रहा है तो बच्चों का तो कम हो रहा है, तो बात लगभग बराबर हो जाएगी। और बच्चों का किस अनुपात में घट रहा है ये नहीं बताया। अंत में उन्होंने बताया कि इन्हीं 2021 और 2051 के बीच में, 2021 से लेकर 2051 के बीच में ये उन्होंने बताया कि जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, बूढ़ों बच्चों का अनुपात जो है वो कुल 2% घट रहा है। वो अभी 66 है, वो 64 घट जाएगा 30 साल में। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, केवल 2% से। और करें 2% का, तो अगर महिलाओं का अनुपात, जो महिलाएं जो बहुत सारी बेकार है, काम नहीं कर रही है, अगर उनका काम करने का अनुपात बढ़ गया, या अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रोबोट्स ने खेतों में और फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया, जो कि चीन और यूरोप में शुरू कर दिया। कहीं 30 साल में हमारे यहाँ भी शुरू हो जाए तो वो जो 2% की कमी है वो तो कोई मायने नहीं रखती। तो क्या इसलिए घबराने की बात नहीं। तो ये आमतौर से इस पूरे आर्टिकल में ये समझा रही हैं कि या तो जब आबादी जितनी कम होने की बात बताई गई है उतनी कम होने नहीं जा रही, और हो भी रही है थोड़ी बहुत, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समझाने की कोशिश कर रही है। आइए आगे क्या कह रही है। नॉर्थ साउथ में आबादी का अंतर, नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, उड़ीसा, विशेषकर यूपी, बिहार, इनमें TFR बहुत ज़्यादा महिलाओं का, और दक्षिण में TFR बहुत कम। तो आपको पता ही है कि डिलिमिटेशन होने वाला है, क्या बोलते हैं, परिसीमन। तो परिसीमन को लेकर बड़ी चिंता है दक्षिण के राज्यों में। वो कह रहे हैं कि भाई अगर 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया, तो अभी भी हिंदी बोलने वालों का वर्चस्व है लोकसभा में, उनका वर्चस्व और बढ़ जाएगा, उनका प्रोपोर्शन। तो ये कह रही है, ये तो सच्चाई है, ये बताया। फिर ये कह रही है कौन, मैडम मिसाई, प्रोफेसर मिसाई, ये कह रही है कि मगर इस बात की चिंता ना करें सब दक्षिण वाले, क्योंकि दक्षिण के राज्यों का जो अनुपात का जो कंट्रीब्यूशन है देश के GDP में वो बढ़ रहा है। फिर तमिलनाडु को बताया कि तमिलनाडु का लगभग 7% पूरे देश के GDP में 7% के करीब उनका हिस्सा था, और अब वो बढ़ के होने जा रहा है। हाँ, 1990s में 95-96 में कुल देश के GDP का तमिलनाडु का हिस्सा 7% था, अब वो करके बढ़ के 9% के करीब हो जा रहा है। 2023 में हो गया, बोली दारानी हो गया।
तो कह रहे कि भाई अगर आपकी आबादी कम हो गई है तो क्या हुआ, आपकी आर्थिक स्थिति तो और अच्छी हो गई। क्या ये जवाब सही है? ये तो नहीं लग रहा सही। आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसकी वजह से आप उसके आवाज को दबाव में कम हो जाएगी, उनकी एमपी का गिनती कम हो जाएगी यूपी बिहार के मुकाबले में। वो एक अलग इशू, ये अलग इशू है, वो तो ऑलरेडी ज्यादा प्रॉस्पेरस है। आइए और देखिए क्या कह रही है। वही उसूल ले आए कि मुस्लिम कुछ लोग मानते हैं कि मुसलमानों की आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो एक जमाना आएगा कि जब मुसलमान जो हैं या तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में आबादी का गैप बहुत कम हो जाएगा या मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बारे में बात हो चुकी है इस क्लास में नहीं हुई? चलिए कर लेते हैं, बहुत टाइम कमी नहीं। बहुत से लोग खासतौर से बीजेपी आरएसएस के लोग, और ये याद रखिए बीजेपी आरएसएस वाले सारी बात झूठ नहीं बोलते हैं, उनको बात सच भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जब पूछेंगे वो कह रहे हैं आपका क्या विचार रहेगा, सब गलत नहीं, सोच के बोलिएगा। उनका विचार ये है कि मुसलमान शुरू से ही ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, और एक दिन मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएंगे देश में। तो मेजॉरिटी वाली बात छोड़ दीजिए, वो शुरू वाली बात कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये सही है कि गलत? आप बताइए, आप बताइए, ठीक है आप बताइए। आप वो आरएसएस को दोस्त के बोल रहे हो गलत है, गलत है, ये सही बात है, ये सही बात है। आइए मगर उसकी सच्चाई समझने की जरूरत है। आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने बच्चे जो पैदा किए उसकी रफ्तार ज़्यादा रही है। आइए समझिए, अभी आपको मैंने कुछ देर पहले पूछा था कि आबादी बढ़ने की रफ्तार डिपेंड करती है टीएफआर पर, और टीएफआर किस पर डिपेंड करता है? विकास पर, हेल्थ, एजुकेशन, आमदनी है। तो मुसलमानों की भागीदारी जब तक विकास में बहुत कम थी तब तक वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, और 1990 के बाद से जब से कि वो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो उसके बाद से देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा 5%, 6%, 7%, 8%, 9%। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने 10%, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो उस पीरियड में 1990 से शुरू करके मुसलमानों तक भी विकास की रोशनी पहुंची, उनकी आमदनी बढ़ी, उनकी शिक्षा बढ़ी, उनकी स्वास्थ्य फैसिलिटीज की वहाँ तक पहुँच हुई, उनकी कुछ कुछ पूरी नहीं हुई, आज भी बराबर नहीं है सबसे, पर फिर भी उनके अंदर अंतर पड़ा। तो एनएफएचएस शुरू हुआ 1990 से ही, एनएफएचएस 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट कौन सा हुआ है 6, तो 6 के तो आंकड़े भी आ ही रहे हैं। एनएफएचएस 4, 5 के आंकड़ों देखिए, 1 से लेकर और 4 एनएफएचएस 4 और 5 तक के आंकड़ों से मालूम पड़ा तो 1990 से लेकर और अभी 2000 तक, सन 2000 तक पूरे देश के अंदर टीएफआर घटा, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी, मगर मुसलमानों में टीएफआर घटने की दर हिंदुओं से कहीं ज़्यादा, और मुसलमानों में टीएफआर घटने की दर देश के औसत से ज़्यादा। और बाद में मैंने ये भी आपको भी बताया था कि अभी कोई मुस्लिम बहुल राष्ट्र तो है नहीं, मगर 2 यूनियन टेरिटरीज हैं मुस्लिम बहुल, JNK एंड लक्षद्वीप। जब भारत का टीएफआर 2 था तब उन दोनों का मालूम कितना था? लक्षद्वीप और JNK का 1.3। तो देखो मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे और थोड़ा बहुत अभी भी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा वो जन्नत में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और अधिकतर मौलवी भी नहीं ये बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, कुछ मौलवी ऐसे ज़रूर जिद्दी हैं जो जब फैमिली प्लानिंग वगैरह को नहीं मानते थे, शायद बहुत कम, अब तो अधिकतर मुस्लिम मुल्कों ने भी मान लिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़्यादातर कंट्रीज में मान लिया फैमिली प्लानिंग। तो अच्छा, ऐसा नहीं था कि और धर्मों ने भी कुछ नहीं कहा, किसी के भी धर्म ने
इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके कभी ये नहीं कहा ज़्यादा बच्चे पैदा करो। कभी भी तो धर्म लोग बोल रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदू लोग बताने कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ। मामला ये है, हमने फिर से दोस्त वापस आएंगे, TFR से मालूम पड़ता है किस आबादी के किस अंश की तेजी से रफ्तार आबादी बढ़ रही है, किसकी घट रही है। TFR, और TFR डिपेंड करता है विकास पर। विकास में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविका, आमदनी। तो ये चीजों में निर्भर करता है। तो जब 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 विकास के बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है और विकास की रफ्तार को नापने का अगर एक सूचक कोई है, एक सूचकांक है, वो है GDP की ग्रोथ रेट। तो GDP का ग्रोथ रेट आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक लगभग 3% के करीब था, बहुत धीमा। और उसका ज़्यादातर फायदा हिंदू और हिंदुओं में भी अपर कास्ट उठा लेते थे। तो दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों तक उनके बेनिफिट नहीं पहुँचते थे। बाद में जब देखिए, जब GDP की रफ्तार यानी विकास की रफ्तार धीमी होती है, तब धर्म, संस्कृति इसका रोल बढ़ जाता है। लेकिन जब विकास की रफ्तार बढ़ती है, जैसे हुई हमारे यहाँ 1990 के बाद 5%, 5.5%, 6, 6.5%, 7, 8, 9, 10% तक एक साल में ग्रोथ हो गई। तो ज़माना मुझे याद है, मैं उस ज़माने में अफ्रीका में पोस्टेड था और लकीली उससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जिंदगी में खरीदी थी गुड़गांव में। तो हर साल उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100% बढ़ जाती है। यानी अगर 20 करोड़ उसकी वैल्यू है तो एक साल बाद उसकी हो गई 40, 2 साल बाद 60 करोड़, 4 साल बाद 80 करोड़, फिर 100 करोड़। तो मैं अफ्रीका में सर मजाक में दोस्तों से कहा करता था, जो वही पीरियड था पर 2 दिन का 5%। मैंने कहा देखिए, हम यहाँ जान दें कि अफ्रीका में